अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुनैरा आकिब है। एमडीकेट में मेरे 190 आउट ऑफ़ 200 मार्क्स हैं और मैं आपसे यही शेयर करने आई हूँ कि मेरे 190 मार्क्स मैंने कैसे लिए। पहले मैं एमडीकेट प्रिपरेशन की बात करूँगी सब्जेक्ट वाइज़, फिर उसके बाद पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या थी मेरी और फिर एंग्ज़ायटी से कैसे डील किया। Audio Jungle. तो पहले तो एफएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं उनको कहूँगी कि आपके पास टाइम है। अभी आप कॉन्सेप्ट्स लें, हर चीज़ का रट्टा लगा लें तो और अच्छी बात है, क्योंकि एमटीकेट में बुक्स की लाइन से आती हैं। अगर मैं एफएससी में इसी तरह ये काम कर लेती तो अभी जितनी मैंने डबल मेहनत की एमटीकेट में वो मुझे ना करनी पड़ती। अब एमटीकेट प्रिपरेशन की बात करें सब्जेक्ट वाइज़, तो सारे सब्जेक्ट्स में तो मैं एक काम ये करती थी, पहले अपने बोर्ड की बुक, फिर दूसरी बुक। तो मैंने जैसे फ़ेडरल बोर्ड से पढ़ा तो मैं पहले फ़ेडरल बोर्ड की बुक लेती थी, उसको फ़र्स्ट टाइम जब रीड करती थी किसी टॉपिक को, जैसे मैं पढ़ रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको फ़र्स्ट टाइम रीड करूँगी और उसका कॉन्सेप्ट ले लूँगी, फ़्लो में रीड करूँगी, कॉन्सेप्ट ले लूँगी, फिर सेकंड टाइम जब रीड करूँगी तो अम, उन वर्ड्स को हाईलाइट कर लूँगी जो मुझे लगेगा कि एमसीक्यू में आ सकते हैं। थर्ड टाइम जब मैं रिवाइज़ कर रही होंगी तो सिर्फ उन हाईलाइटेड वर्ड्स को पढ़ लूँगी और मुझे सब रिवाइज़ हो जाएगा। अगर मुझे कुछ हाईलाइटेड वर्ड से नहीं आता था तो मैं पिछले टू थ्री लाइन्स पढ़ लूँगी ताकि मुझे याद आ जाए। इसी तरह मेरी जल्दी से रिवीजन हो जाती है उस टॉपिक की, उस चैप्टर की, और शॉर्ट लिस्टिंग भी होगी, मुझे कोई नए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब एक बुक से तो पढ़ना नहीं है, फेडरल से भी पढ़ना है, पंजाब से भी पढ़ना है। मैंने ज़्यादा फोकस किया था लर्निंग और रिवीजन पे, नोट्स बनाने पे इतना फोकस नहीं किया था। तो इसका सोल्यूशन ये था मेरे पास कि जब मैं फेडरल से कुछ पढ़ती थी, कोई चैप्टर पढ़ती थी, तो मैं जब पंजाब का उसके साथ पढ़ती थी तो पंजाब और फेडरल में इतना डिफरेंस नहीं होता था। पंजाब में जो मेन बुक मेरी फेडरल थी, पंजाब में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी वो मैं फेडरल में साथ स्टिकी नोट पे लिख लेती थी। तो जब मैं रिवाइज़ करती थी थोड़ा टाइम लगता था और सारी इन्फॉर्मेशन एक ही पेज पे होती थी और सारा रिवाइज़ हो जाता था जल्दी। इसको ये इफ़ेक्टिव था मेरे लिए। अब मैं अकेडमी जाती थी तो मेरा गोल ये था कि मैं जो रोज़ मैं पढ़ूँ वो मैं आके रिवाइज़ कर लूँ और सारे जो बोर्ड की बुक्स हैं, जिस तरह मैंने 3 बुक्स पे रखा हुआ था कि फेडरल थी पहले, फिर पंजाब थी, फिर किप्स थी। तो मैं इनसे शॉर्ट लिस्टिंग कर लेती थी, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो मैं शॉर्ट लिस्टिंग कर लेती थी और अगर हो सकता था तो प्रैक्टिस भी कर लेती थी। पर मैं ऑब्वियसली परफेक्ट तो हूँ नहीं, हमेशा ऐसा काम नहीं करती थी, लेकिन मैं एटलीस्ट ये काम करती थी कि अकेडमी के जो टेस्ट होते थे वो प्रिपेयर करके जाती थी। अब सब्जेक्ट वाइज़ बात करें तो बायो सारी थ्योरी है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, सारा लर्निंग का काम है, बुक की लाइन्स आती हैं। तो अगर आप 2-3 टाइम्स वैसे भी रिवाइज़ कर लें तो आपको वैसे भी बुक की लाइन्स याद हो ही जाती हैं। इस दफ़ा साइड बॉक्सेस बहुत ज़्यादा आए थे, वैल्यूज़ आई थी, नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ थिंग्स, जो छोटी-मोटी वैल्यूज़ आ जाती हैं बुक में बायो की, वो आई थी इस दफ़ा। वो भी देख लें, याद कर लें। इसके अलावा अगर आप डायग्राम्स को साथ रख के याद करें तो आपको ज़्यादा अच्छा याद होगा। बायो कंपैरेटिवली आसान होती है अगर आपने सारा सिलेबस थॉरोली रीड किया है, ये टाइम सेव करती है। अब फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स में सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, फ़ॉर्मूलाज़ सारे आने चाहिए, डेफिनेशंस में से आ सकता है, पैराग्राफ की लाइन्स होती हैं वहाँ से आता है, फिर उसके अलावा यूनिट्स आते हैं बहुत ज़्यादा, फैक्टर्स हो गए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आना चाहिए, मेंटल मैथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ग्राफ्स आते हैं। फिर जो एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें जो गिवन डाटा होता है उससे आपको बस पता लगाना आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा, और बहुत सारे एमसीक्यूज़ होते हैं जिसमें एक फार्मूला से सॉल्व नहीं होता, तो 2-3 फार्मूलाज लगते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कैसे करना है और आंसर कैसे निकालना है, मतलब आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए। कनेक्ट से मेरा मतलब ये है कि जिस तरह आप पावर का एक फार्मूला नहीं है, आप अगर पावर का वर्ड पढ़ें तो आपको उस पावर से रिलेटेड जितने भी सारे उसके फार्मूलाज हैं वो सारे आपके माइंड में एकदम से आ जाने चाहिए, सारे आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। इसके अलावा फार्मूलाज में जो कॉस साइन थीटा होते हैं, अक्सर फार्मूलाज में होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कॉस है और कहाँ पे साइन है। अब केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों है। इनऑर्गेनिक में तो रट्टा होता है, फार्मूलाज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इसमें भी है। अम, इसमें ट्रेंड रिलेटेड आ जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आ जाते हैं, स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड आ जाते हैं, नीचे प्रिंसिपल से रिलेटेड आ जाते हैं, पैराग्राफ की लाइंस आ जाती हैं इनऑर्गेनिक में। अब ऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक मुझे केमिस्ट्री मुश्किल लगती थी, ऑर्गेनिक पे मैंने इतना फोकस नहीं किया था, तो जब मैंने एमडीकेट में ऑर्गेनिक को 2-3 टाइम्स पढ़ा तो सारा कुछ कनेक्ट होने लग गया आपस में। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस थे जो हमने पहले पढ़े हुए थे तो वो दोबारा रिपीट हो जाते थे। कैटलिस्ट सारे कॉमन है, बहुत सारे कॉमन है, तो वो आराम से याद हो जाते हैं। मैकेनिज़्म्स आने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आने चाहिए।
कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मतलब ये है कि एमसीक्यू में जैसे प्रोडक्ट दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट है, इसमें फॉर एग्जांपल हाइड्रेशन नहीं है तो इसका रिएक्टेंट क्या हो सकता है, इस तरह क्या आ सकते हैं, पैराग्राफ की लाइंस आ सकती हैं, कंडीशंस भी आ सकती हैं। और मुझे केमिस्ट्री मुश्किल लगती थी, मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत दफ़ा पढ़ा, डेली बेसिस पे रिवाइज़ करती थी जो चीज़ें मुझे मुश्किल लगती थी, और मेरे उसमें सबसे कम मार्क्स कटे एमटीकेट में। लेकिन फ़िज़िक्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी और उसको मैंने कम टाइम दिया और उसमें मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दें। जितना टाइम रिक्वायर्ड है ना हर सब्जेक्ट को उतना एटलीस्ट दें उसको। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर होती है। ग्रामर किप से कर लें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन वो लास्ट टाइम पे रिवाइज़ नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत मोटी बुक है। तो केमिकल ग्रामर से मैंने रिवाइज़ किया था, वो मेरे पास पीडीएफ थी, वो बहुत जल्दी रिवाइज़ हो गया था और सारा कवर भी हो गया था उसके अंदर। इसके अलावा जो ग्रामर के रूल्स होते हैं, कुछ बहुत फेमस रूल्स होते हैं, पास्ट पेपर्स में सिर्फ वही आते हैं, इस दफ़ा भी वही आए थे। जैसे पंक्चुएशन होगी, पार्ट ऑफ स्पीचेस होगी, प्रपोजिशन होगी, वर्ब्स हो गए, तो इनके रूल्स आपको बहुत अच्छी तरह पता होने चाहिए। इसके अलावा स्पेलिंग्स तो आपको वैसे भी आनी चाहिए। वोकेबलरी आप डेली बेसिस पे पढ़ें, वोकेबलरी भी वो वाली पढ़ें जिसके साथ पिक्स हैं, ताकि वो आपको अच्छी तरह याद रह जाए। इसके अलावा इंग्लिश बस यही चीज़ होती है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत आसान है अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो आती हैं तो। मैंने लास्ट टाइम पे कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने बस उन टिप्स एंड ट्रिक्स को देख लिया था और मेरा पेपर जो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन था वो बहुत अच्छा हो गया था। प्रैक्टिस के लिए मैंने किप्स की प्रेप बुक जो थी वो यूज़ की थी। मैं एंड पे दोबारा कहूँगी कि सब चीज़ों को ना सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करें, इस तरह याद रह जाती हैं सारी चीज़ें। और मैंने ज़्यादा फोकस किया था रिवीजन और लर्निंग पे ना, नोट्स बनाने पे मैंने कोई फोकस नहीं किया था। सिर्फ मैंने जो मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी, जो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें लगती थी, मैंने सिर्फ उनके नोट्स बनाए थे और मैं डेली बेसिस पे रिवाइज़ कर लेती थी। प्रैक्टिस ज़रूर करें, एटलीस्ट पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर लें। मैंने सिर्फ पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस की थी, मैं आइडिया ले लेती थी कि कैसे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, और जो चैप्टर्स मुझे मुश्किल लगते थे मैं सिर्फ उनकी पास्ट पेपर्स के अलावा प्रैक्टिस करती थी। इसके अलावा रिवीजन ज़रूर करनी है। मैंने 3 टाइम रिवाइज़ किया था और 3-4 डेज़ पहले जो फाइनल रिवीजन होती है वो फ्रेश रहती है माइंड में, तो वो ज़रूर करनी है। आई एम श्योर कि जो मेरे एमसीक्यूज़ गलत हुए हैं वो इसीलिए हुए थे क्योंकि लास्ट रिवीजन मेरी नहीं हो सकी थी, मेरा रहता था और वो उसी वजह से हुए थे। तो मैं आपको कहूँगी कि आप ये मिस्टेक नहीं करें। और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की जो मेरी थी वो मैं बात करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने हॉल में नींद पूरी करके जाना है। अगर आप मेरी तरह मुझे मुझे मोशन सिकनेस होती है और मैं सुबह-सुबह उठ के ट्रैवल करना और मैं खाना नहीं खा सकती, तो एटलीस्ट चाय और बिस्किट ज़रूर खा के जाएँ, मतलब कुछ खा के जाएँ पेपर से पहले। और हॉल में 1 आवर पहले पहुँचे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि उनको एंग्ज़ायटी होती है, लेकिन मेरा ये हुआ था, मुझे एंग्ज़ायटी हुई थी लेकिन मैं माहौल में एडजस्ट हो गई थी। और जब मुझे एंग्ज़ायटी होती थी तो मैं अपने आप को तसल्ली देती थी क्योंकि अब तो मैं ना बुक ला के दोबारा पढ़ सकती हूँ, ना वो चीज़ें दोबारा रिवाइज़ कर सकती हूँ, तो मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ। तो ये मेरा हॉल के अंदर एंग्ज़ायटी का सॉल्यूशन था। नम्स का भी मैंने इसी तरह किया था और एमडीकैट का भी इसी तरह किया था। पेपर सॉल्व करते हुए सबसे पहले तो आपने बायो करनी है क्योंकि वो आसान होती है, थ्योरी होती है और वो हाफ आवर में हो जाती है। फिर उसके बाद आपने ईज़ियर टू डिफ़िकल्ट लेवल पे जो सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं, जो सबसे पहले आसान लगता है वो करें, फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट बायो टाइम हो जाती है। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स में आपने एक वे तो ये करना है ना कि कैंसलिंग आउट वाला जो तरीका होता है कि जो आपको बिल्कुल लगता है कि नहीं हो सकती ऑप्शन, उसको कैंसिल करते जाएँ, इसी तरह कैंसिल करके आपके पास आंसर आ ही जाता है। ये होता है एमडीकैट एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बाकी एमसीक्यूज़ को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि क्या आंसर हो सकता है, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, थ्योरी भी होती है। तो थ्योरी में जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आप जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे जो टाइम बचता है वही आपका न्यूमेरिकल्स में लग जाता है। तो न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों एक तरह से बैलेंस कर देते हैं टाइम। जो रफ वर्क है सारे क्वेश्चंस का वो साथ-साथ ही करते रहना है। ये नहीं कि पीछे से अलग पेज निकाल के करते रहें। तो साथ-साथ ही करना है। और इंग्लिश का इंग्लिश में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन इंग्लिश के मैंने आपको जैसे बताया कि रूल्स अगर आते हो तो वो आराम से हो जाता है। सारे कॉमन रूल्स होते हैं, मतलब पिछले पास्ट पेपर्स में जो होते हैं वही रिपीट हो रहे होते हैं आगे वाले में। तो कैंसलिंग आउट वाला वे, जो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होते हैं वो बहुत ऑब्वियस होते हैं, मतलब अगर आप एमसीक्यू को देखें, उनकी ऑप्शंस को देखें तो आपको आराम से ना ऑड वन आउट मिल जाता है, आप उसको कैंसिल करें। फिर नेक्स्ट 3 ऑप्शंस को देखें, उसमें ऑड वन आउट कौन सा है उसको कैंसिल करें। इसी तरह कर के ना आपके पास इंग्लिश का आंसर आ जाता है। वो सारे तो ये काम करते हैं कि एमसीक्यू से सॉल्व करते हैं, साथ ही ओएमआर शीट पे बबल शीट पे मार्क करते जाते हैं। मैंने ये काम नम्स में किया था और मेरे 4 to 5 एमसीक्यूज़
गलत हो गए थे बबल शीट की वजह से। तो इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला था कि मैं एमडीकेआर के पेपर 2.5 आवर में सॉल्व करूँगी। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को 10 to 15 मिनट्स लूँगी। 10 मिनट्स में पेंसिल से मार्क कर लूँगी, सिर्फ एक डॉट लगाना होता था। फिर 10 to 20 मिनट्स में ना बॉल पॉइंट से परमानेंटली फिल कर दूँगी। इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ था कि मैं एक ही फ्लो में पेपर सॉल्व करती थी। बार-बार ओएमआर शीट और बबल शीट और इसमें स्विच नहीं करना पड़ता था। तो फ्लो में एक पेपर सॉल्व होता था और अगर मुझे कोई आगे वाला एमसीक्यू सॉल्व करी होती थी तो पीछे वाले का आंसर आ जाता था। तो इसमें ऑप्शन थी कि मैं पेंसिल वाला इरेज़ का चेंज कर सकूँ और मिस्टेक्स के चांसेस कम थे। और जो बबल शीट होती है वो भी जल्दी फिल हो जाती है इस तरह से ना, तो मैंने इस वे को प्रेफर किया था। फिर अब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो आ जाते हैं उनका एक तो पहले मैंने एफएससी वाला बताया कि आप लोगों की एफएससी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, जो किप्स है ना उसने ये काम किया हुआ है अपनी प्रेप बुक के अंदर जो पिछले पास्ट पेपर से आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स आए हैं उनके नोट्स बना के रखे हुए हैं, टॉपिक्स वो डाले हुए हैं, तो मैं वहाँ से प्रिपेयर कर लिया था। रेक्टिफिकेशन जैसे मैंने वहाँ से किया था और कुछ एमसीक्यूज आए थे वहाँ से। इसके अलावा जो कुछ इस दफ़ा ना बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस ऐसे भी थे जो वैल्यूज़ थी बिल्कुल, और उनका मतलब जो बस याद होनी चाहिए थी वो तो हमने की नहीं थी। तो उनका बस अब अपनी गट्स पे यकीन रखना होता है। अब एंग्जाइटी से डील ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो मेरा था कि जब मुझे टेंशन होती थी तो मेरे सामने बुक होती थी लेकिन मुझे एंग्जाइटी हो रही होती थी और टाइम भी वेस्ट हो रहा होता था, पढ़ाई भी नहीं हो रही होती थी। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जाए नमाज़ बिछाएँ। दूसरे तो आपको काम डाउन कर सकते हैं, लेकिन जब आप जाए नमाज़ बिछाएँगे तो अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला से जो भी है टेंशन इसको शेयर करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और एंग्जाइटी भी ख़त्म हो जाएगी। इन द हॉल मैंने आपको बताया था कि जब आप कुछ कर ही नहीं सकते अब तो आप बस दुआएँ करें, क्योंकि अब आप बुक नहीं ला सकते, पढ़ नहीं सकते एक्स्ट्रा, तो दुआएँ करें। अब पेपर सॉल्व करते हुए मेरे साथ क्या हुआ था कि फ़िज़िक्स का जब पोर्शन आया तो 6-7 एमसीक्यूज़ पे ना स्टक हो गई थी और मैंने कोई 10 मिनट्स उस पे ज़ाया किए थे और उस वक़्त मुझे एकदम से टेंशन होने लगी ना। 30 सेकंड्स का काम था ये, मैंने पेंसिल रखी, अपने आप को काम डाउन किया और ईज़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पहले शुरू किया। जब मैंने ईज़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मेरी टेंशन कम हो गई और फिर उसके बाद मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को किया और इसी तरह मेरा फिज़िक्स का पोर्शन भी टाइम पर हो गया और मेरा सारा ओवरऑल पेपर भी टाइम पर हो गया। टीचर्स 24/7 अवेलेबल नहीं होती, तो आप किसी सीनियर के साथ कॉन्टैक्ट में रहें जो एमडीकेट दे चुके हैं। आपके जो फ्रेशर्स आपके साथ फेलोज़ हैं आपके, उन्होंने एमडीकेट फर्स्ट टाइम देना, उनको इतना आइडिया नहीं होगा जितना आपके सीनियर को होगा। तो वो आपको बता भी देगा कि कैसे हम क्या, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कुछ मसला हो रहा है तो कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर देगा। एमसीक्यूज़ भी बता देगा कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता देते हैं। और बाकी अल्लाह ताला से दुआएं किया करें, तहज्जुद पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें और अपना बेस्ट दें। एक तो ये दुआएं अल्लाह के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए हमेशा, और दूसरा अपना हार्ड वर्क। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ मिसेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने अपना बेस्ट दिया है। और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। आई होप दिस ऑल हेल्प्स।